तो घटना चक्र आई दृष्टि का साइंस एंड टेक का ये सेकेंड वीडियो है और इसी के साथ साइंस एंड टेक पूरा हो जाएगा, जिसमें डिफेंस, इन्वायरमेंट सब शामिल है। इसके बाद केवल और केवल संक्षिप्त की बचेगा। अगर आप लोगों का प्रेम, सहयोग, समर्थन मिला तो उसको भी ख़त्म ही करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। एल कैपिटन क्या है? विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। ये द्रुततम, इसकी वर्तनी भी ध्यान में रखिएगा। टॉप 500 नाम का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत वर्ष में जो शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर हैं उनकी सूची 2 बार जारी की जाती है। 2 बार इनकी लिस्ट जारी की जाती है और एक बेंचमार्क है या फिर कहें कि एक तरह का स्टैंडर्ड है जिसके आधार पर ये सूची जारी की जाती है, फिर रैंकिंग तैयार की जाती है। उसका नाम है लिनपैक। इसमें क्या होता है, कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कितनी तेज़ी से दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनको आधार बना के कैलकुलेशन करता है। तो लिनपैक बस इतना ही समझिएगा कि दशमलव में जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनको तेज़ी से संपादित करने वाला एक स्टैंडर्ड है। इसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। तो जून 2025 में टॉप 500 की लिस्ट जारी की गई और इसमें दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन घोषित किया गया है। ये कहाँ का है? ये अमेरिका का है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा भी अमेरिका का है और तीसरा भी अमेरिका का है। दूसरे का नाम फ्रंटियर है और तीसरे का नाम अरोरा है। तो ऊपर के तीन अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। सवाल बनता है कि भारत के कितने सुपर कंप्यूटर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो भारत के कुल 6 सुपर कंप्यूटरों को टॉप 500 में शामिल किया गया है। अब इन 6 में सबसे तेज द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो सीडेक पुणे में स्थापित है, नाम है उसका ऐरावत। तो हाथी के नाम पर है लेकिन चलता बहुत तेज है, सुपर फास्ट तरीके से। तो हाथी आप लोग जानते ही हैं, मदमस्त तरीके से चलता है, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये फास्ट है, नाम के विपरीत काम कर रहा है। ये भारत का द्रुततम या फिर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ग्लोबली इसको चौथा स्थान हासिल हुआ है, तो 162वां स्थान हासिल हुआ है। एआई से लैस कंप्यूटर है और इसका निर्माण जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई के तहत किया गया है। ऐरावत, चाहो तो इसका पूरा नाम भी देख लेना। फिर बात करते हैं जो 6 हैं उन 6 में कौन कौन से हैं। तो ऐरावत तो पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर अर्का कहाँ स्थापित है? भारतीय मौसम विकास संस्थान, कहाँ? पुणे में। तो देखिए इसका नाम भी छोटा है और पुणे का नाम भी छोटा है, दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो अर्का दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर अरुणिका, भारत के संदर्भ में हो रही है बात। अरुणिका ये कहाँ है? ये मौसम पूर्वानुमान केंद्र जो कहाँ है? नोएडा, वहाँ पर स्थापित है। तो अरुणिका का नाम बड़ा है और नोएडा का नाम भी पुणे से बड़ा है। तो इस तरह से तुलना करके याद रखिएगा, ताकि अगर मिलाने को दे दिया जाए कि कौन सा कहाँ स्थापित है तो फंसो मत। बाकी और आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दिमाग में डाले रखिएगा कि एक प्रत्युष भी है उनमें और एक मिहिर भी है। इन कंप्यूटरों का विकास जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2015 में एक मिशन शुरू किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसका उद्देश्य देश में चरणबद्ध तरीके से 70 से अधिक उच्च कार्यक्षम कंप्यूटर स्थापित करना है। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2015, ये डेट, ये वर्ष याद रखिएगा। अब अर्का और अरुणिका की बात करें तो ये कहाँ स्थापित हैं? सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने इनका उद्घाटन किया। कहाँ स्थापित हैं आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अर्का पुणे में स्थापित है और अरुणिका नोएडा में स्थापित है। इनका काम क्या है? इनका काम है मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान का संपादन करना। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को भी राष्ट्र को समर्पित किया था सितंबर 2024 में। ये 3 परम रुद्र नाम से कहाँ कहाँ स्थापित हैं आपको देख लेना है। एक तो नई दिल्ली में स्थापित है, दूसरा पुणे में, तीसरा कोलकाता में। कुछ और सुपर कंप्यूटर जो प्रायः पूछे जाने की संभावना में रहते हैं, एक है परम कामरूप। अब कामरूप किसका प्राचीन नाम है? असम का। तो असम की राजधानी गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी में परम कामरूप स्थापित है। असम का एक और नाम है, प्राचीन नाम, अगर बता पाओ तो बता देना, अगर बता दिया तो समझ जाऊंगा कि तैयारी वाकई में बढ़िया चल रही है। एक प्राचीन नाम और है असम का, परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु में स्थापित है और परम शिवाय IIT BHU में। ठीक है, भगवान विश्वनाथ कहाँ है? बनारस में है और वो परम है, इसलिए परम शिवाय कहाँ है? IIT BHU में। परम संगणक कहाँ है? IIT कानपुर में। तो ये कानपुर और BHU वाला विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि यूपी में स्थापित है। नैनो पोरस मतलब छेद, छोटे छोटे छेदों वाली मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, एक तरह की झिल्ली है,
DRDO की एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, नाम है उसका DMSRDE। ये कहाँ स्थापित है? ये कानपुर में स्थापित है। इसने इसका विकास किया है। ये मेम्ब्रेन RO आधारित एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो समुद्री जल को, जो खारा जल है, उसकी अशुद्धियों को छानकर पानी को पीने योग्य बनाती है। ठीक है। और नैनोपोरस है तो छोटे छोटे छेद हैं, उसमें से पानी, गंदा पानी तो जा सकता है, मतलब गंदा पानी ही जा सकता है जो छन के इधर शुद्ध हो जा रहा है। तो इसका निर्माण किसने किया है? कानपुर में स्थापित DMSRDE ने किया है। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट 1976 में स्थापित हुई थी। काम इसका क्या है? नॉन मेटल चीज़ें बनाना, आर्मी से संबंधित या फिर डिफेंस से संबंधित, जैसे हेलमेट हो गया, बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, पैरासूट हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। स्वदेशी रूप से विकसित एक भारत पूर्वानुमान प्रणाली, भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एक प्रणाली है जो पूर्णतः स्वदेशी है, याद रखिएगा। हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है। मई 2025 में विज्ञान भवन में जितेंद्र सिंह जो हैं मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसका विकास किसने किया है? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, कहाँ स्थित है? पुणे। इसने क्या किया है? इस पुणे में क्या है? इस संस्थान में क्या है? यहीं पर अर्का स्थापित है, याद रखिएगा। इसी ने इसका निर्माण किया है। और ये संस्थान किस मंत्रालय के तहत काम कर रहा है? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तहत। और मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह, साइंस एंड अर्थ मिनिस्ट्री के मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, तो उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर अर्का स्थापित किया गया है यहीं पर, इसी से ये काम किया जा रहा है। ये सुपर कंप्यूटर यार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैकिंग और स्पेस, ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सामान्य कंप्यूटर काम नहीं कर पाते हैं, तो ये मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है भारत की, तो इसके लिए सुपर कंप्यूटर ही इस्तेमाल होगा। तो इसलिए ये जो सुपर कंप्यूटर अर्का है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ये जो VFS है, ये क्या कर रही है? ये क्षेत्रीय रेजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले जाती है। जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है, वहाँ पर जो क्षेत्रीय रेजोल्यूशन है उसको 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले 12 किलोमीटर डायमेंशन होता था, तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 144 किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में जितने भी गांव होते थे उनको कवर करती थी ये पूर्वानुमान प्रणाली, पहले वाली। ठीक है, पहले वाली पूर्वानुमान प्रणाली। तो उसमें क्या होता था, अब 144 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र हो गया है, तो 144 किलोमीटर स्क्वायर में गांवों की संख्या ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो पता लगा यार एक गांव यहाँ पर है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब गांव की संख्या ज़्यादा हो गई, क्षेत्र ज़्यादा हो गया। तो होता ये था कि किसी क्षेत्र में बारिश होती थी और किसी में नहीं होती थी। आज भी देखेंगे बहुत ही कम दूरी पर आपको इस चीज़ का अनुभव हो जाएगा कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। तो इसी डायमेंशन को घटाया गया है। अब ये घटाकर 6 किलोमीटर हो गया, मतलब 36 किलोमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पहले 144 किलोमीटर स्क्वायर के गाँवों को कवर किया जाता था, उससे मौसम का पूर्वानुमान बढ़िया से नहीं लग पाता था, क्योंकि कुछ गांव छूट जाते थे। लेकिन अब क्षेत्र कम हो गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर हो जाएंगे, अलग अलग गांव का मौसम पता लग पाएगा। इससे क्या होगा, पंचायत स्तर पर भी फायदा होगा। जानकारी जो है वो पंचायत स्तर तक प्राप्त हो जाएगी कि आज फलाने गांव में पानी बरसेगा और फलाने में नहीं बरसेगा। समझिए चीज़ों को। इसका निर्माण किसने किया है? तो पार्थ सारथी मुखोपाध्याय ने किया है। क्वांटम कंप्यूटर, पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। कब? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को किसकी जयंती है? बता पाओ तो बता दो। इसका निर्माण किसने किया है? क्यूपाई ने किया है, ऐसे समझिएगा। ये क्या है? एक स्टार्टअप है, मतलब निजी क्षेत्र का ये कंप्यूटर है। नाम इसका क्या है? क्यूपाई इंडस, ये इसका नाम है। अब क्वांटम कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर, इसमें अंतर क्या होता है? जो सामान्य कंप्यूटर होता है उसकी इकाई होती है बिट, और इसकी इकाई क्या होती है? क्यूबिट। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आरओ में, क्योंकि कंप्यूटर से वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ज़्यादा फास्ट काम करता है, ठीक, और ये मल्टीटास्किंग काम करता है। मल्टीटास्किंग, ये सुपर कंप्यूटर से भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। क्वांटम कंप्यूटर कई काम एक साथ करेगा। और समझ लीजिए कि क्या ही बताएं, 1 करोड़ संख्याएं हैं
मान लिया कोई 1 करोड़ संख्याएं दे दी गई हैं या 1 करोड़ का डेटा दिया गया है, उसमें से कहा गया है कि एक्स को निकाल के लाओ कहाँ पर है, तो जहाँ सामान्य कंप्यूटर एक एक करके जांच करेगा और ये तुरंत ही निकाल के दे देगा। मतलब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है क्वांटम कंप्यूटर। क्योंकि और देश इस पर काम कर रहे हैं पहले से, तो हमें भी अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने एक मिशन भी शुरू किया है, नेशनल क्वांटम मिशन। ये जो क्यूपाई है इंडस, इसके सभी घटक स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 में शुरू हुआ और इसके लिए जो आउटले है वो कितना है, 6,000 करोड़ रुपए। 6,003 है, 6,000 करोड़ मान के चलिए। और 8 वर्षों के लिए ये चलाया जाएगा, 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। तो ये वर्ष भी याद रखिएगा, अवधि भी याद रखिएगा। और भारत ऐसा मिशन आरंभ करने वाला 7वां देश है। अब देखिए अमेरिका भी काम कर रहा है, चाइना, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश काम कर रहे हैं, तो हमें भी काम करना जरूरी है इस पर। इसलिए हमने मिशन को लॉन्च किया है। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। अब क्वांटम कंप्यूटर बन गया है। अब क्वांटम कंप्यूटर जब बन गया है एक, तो अब राज्यों को भी लग रहा है कि कुछ काम इस पर होना चाहिए, इसकी ओर कुछ काम छोटे मोटे पुर्जे ही बनाना शुरू कर दो, तब ना धीरे धीरे मिशन का रूप ले पाएगा। तो क्या हुआ है, अमरावती देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जाएगा अमरावती में। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। चंद्रबाबू नायडू ने अप्रैल 2025 में इस पार्क की स्थापना की घोषणा की। ठीक है, स्थापित नहीं हुआ है, घोषणा हुई है, याद रखिएगा। मोदी ने नहीं, सीएम ने की है वहाँ के। विश्व स्तरीय जो क्वांटम रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र भी मदद करेगा। नाम है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब टाटा ग्रुप, और इसके साथ ही आईबीएम जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अमेरिकी कंपनी है, ये दोनों मिलकर काम करेंगी आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ। इसके साथ ही लार्सन एंड टुब्रो ये भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ढांचागत बुनियादी संरचनाएं उपलब्ध कराएगा। तो ये कुल 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं, एक आईबीएम, एक एलएनटी और एक टीसीएस, और चौथी आंध्र प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। क्यूबिट आपको बता ही दिया है, ये क्वांटम कंप्यूटर की इकाई है। भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में, इसकी यूनिट 7 का संचालन शुरू हो गया है। और यह है किसकी, रावत भाटा में स्थित है। रावत भाटा में स्थित है राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, उसकी यूनिट 7 शुरू हुई है। अब इससे क्या हुआ है, भारत के संचालित जो परमाणु रिएक्टर हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। तो एक क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कितने परमाणु रिएक्टर स्टार्ट हैं या फिर अपनी परिचालन की अवस्था में हैं। इससे क्या हुआ, जब ये 7वीं इकाई इसकी चालू हो गई तो भारत की जो कुल न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़कर 87-80 मेगावाट तक पहुंच गई है, MWE तक पहुंच गई है। RAPS रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन 7 एक 700 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट है। तो ये जो 7 है ये इसकी क्षमता को दिखा रहा है, 700 मेगावाट वाली। ये रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि रावत भाटा किस तरह का पावर प्लांट है। तो परमाणु ऊर्जा वाला पावर प्लांट है। कहाँ है, राजस्थान में। तो रा से रावत और रा से राजस्थान। मेजराना क्या है, विश्व की पहली क्वांटम चिप। तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूपाई हो गया है, ठीक, क्यूपाई इंडस। क्वांटम विलेज अमरावती, ठीक, और क्वांटम चिप मेजराना। इसका निर्माण किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, याद रखिएगा। एक और क्वांटम चिप पहले से बनाई गई है, अमेजन के द्वारा बनाई गई है। इसकी क्षमता 9 क्यूबिट है, याद रखिएगा। और ये जो मेजराना है इसकी 8 क्यूबिट है। तो अमेजन वाली ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ, ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का मेटा, जो कि फेसबुक का ही नया नाम है, एआई संचालित एक सब सी केबल परियोजना है। मतलब समंदर के अंदर से केबल डाली जाएगी और केबल के जरिए भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जोड़ा जाएगा।
ठीक है। और इसमें 4 तो क्वाड वाले ही देश हो गए हैं। बचा कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बचा कौन है? ब्राज़ीलिया और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये 2 देश बचे, बाकी देखिए क्वाड में आ जा रहे हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान हालांकि इसमें शामिल नहीं है। तो 2030 तक पूरा होने की संभावना है। याद रखिएगा, समंदर के जरिए केबल डाल के सभी देशों को परस्पर जोड़ा जाएगा, जिससे इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा और डेटा ट्रांसफ़र को भी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जो आसानी से नहीं मिलते हैं। 2025 में सरकार ने इनके खनन को लेकर एक मिशन शुरू किया है, जिसकी अवधि 2024-25 से लेकर 2030-31 तक। क्वांटम मिशन 2023-24 से लेकर 30-31 है, और ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन CMM, इसकी अवधि 2024-25 से 2030-31 है, मतलब 7 वर्ष। क्वांटम मिशन 8 वर्ष। याद रखिएगा। इसके लिए बजट में कितना धन जो है वो आवंटित किया गया? सरकारी परिव्यय या फिर गवर्नमेंट आउटले अनुमोदित किया गया है, तो 16,300 करोड़ रुपए। और पीछे हमने पढ़ा क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए। अच्छे से ये सब चीज़ें नोट कर लेना। इस मिशन के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1200 घरेलू खनिज परियोजनाएं चलाकर इनका खनन करेगी। इसके साथ ही इस मिशन के लिए खनन एवं खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन भी किया गया है। याद रखिएगा, तो ये वर्ष भी याद रखिएगा। इस मिशन के तहत 4 नए खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाएंगे और 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने जुलाई 2030 में 30 दुर्लभ खनिजों की सूची जारी की। तो पूछ लिया जाए कौन कौन से, कितने दुर्लभ खनिजों की सूची जारी की गई? तो 30। कौन कौन है? जो आसानी से नहीं मिलते, जिनके नाम आपको पता है। एक तो लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, और ग्रेफाइट और निकेल। बाकी सब ऐसे हैं कि जो आपके दिमाग में सामान्यतया नहीं रहते हैं। तांबा भी उसी में है यार, याद रखिएगा। तांबा, लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट। तो तांबा भी अगर पूछ दिया तो फंसना नहीं है इसमें, वो भी दुर्लभ खनिज है। जम्मू कश्मीर में दुर्लभ खनिज लिथियम, उसके भंडारों की खोज की गई थी 2023 में। जिला है रियासी, वहाँ पर खोज की गई थी। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या जिले में भी इसकी लिथियम की खोज की गई है। लिथियम आप सबको पता है, हम आयात पर निर्भर हैं इसके साथ ही, और लिथियम का इस्तेमाल सर्वाधिक किस में होता है? लिथियम आयन बैटरी बनाने में। तो जो भारत का आगे का प्लान है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला, उसके लिए ये एक तरह का वरदान है, लिथियम भंडार मिल जाना जम्मू कश्मीर में। लेकिन भारत ने कुछ देश हैं उनके साथ समझौता भी किया है लिथियम परियोजनाओं में निवेश करने के लिए। एक हो गया अर्जेंटीना और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों देश भी याद रखिएगा। लिथियम का इस्तेमाल या फिर क्रिटिकल मिनरल जो हैं, जिनमें लिथियम भी है, ग्रेफाइट भी है, कॉपर भी है, इनका इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में होता है? तो सौर ऊर्जा में सिलिकॉन, गैलियम, टेल्यूरियम, इनका इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप सबको पता है लिथियम नंबर 1 पे है, निकिल और कोबाल्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब बैटरी उसमें होती है, और ऊर्जा भंडारण में भी बैटरी ही होती है, तो इसमें भी लिथियम, कोबाल्ट और निकिल, इन दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं? इनकी संख्या 17 है, याद रखिएगा। और खनिज तत्वों की कितनी है? 30। नाम के विपरीत दुर्लभ मृदा तत्व ये प्रकृति में मध्यम रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं तो ज़्यादा, लेकिन बिखरे हुए ज़्यादा हैं। एक जगह पे आप कहें कि मैं इनको इकट्ठा कर लूँ तो मिलना मुश्किल है, इसलिए इनका आर्थिक रूप से दोहन करना कठिन काम है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व वाला देश है। भारत में दुर्लभ मृदा तत्व मोनोजाइट रेत में पाए जाते हैं। मोनोजाइट रेत जो है वो कहाँ? तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। एक झारखंड है, ये थोड़ा बीच का देश है, बीच का राज्य है। तटीय राज्यों में पाई जाती है, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दुर्लभ मृदा तत्वों का यूज कहाँ होता है? कांच उद्योग में, जल शोधन में, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा क्षेत्र इत्यादि में होता है। भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण। HD कुमारस्वामी जो भारत के इस्पात मंत्री हैं, उन्होंने इसके वर्गीकरण का अनावरण किया।
और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए ये आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हरित इस्पात वर्गीकरण, तो जो इस्पात है, स्टील है, उसका वर्गीकरण किया है, कौन सा ग्रीन स्टील है और कौन सा नॉन ग्रीन है। तो जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित होता है उसको ग्रीन स्टील कहा गया है। कुल स्टील उत्पादन के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन 2.2 टन से कम हो तो उसको ग्रीन स्टील कहा जाएगा, याद रखिएगा। तो इसकी ये जो कंडीशन है 2.2 टन, मतलब स्टील ग्रीन है या नॉन ग्रीन है, इसका निर्धारण CO2 जो इमिशन होता है उसके आधार पर किया जाता है। यदि इसका उत्सर्जन 2.2 टन से कम है तो जो स्टील होगा वो ग्रीन स्टील कहा जाएगा। यदि CO2 का उत्सर्जन 1.6 टन से कम है, ठीक है, अब 2.2 ग्रीन स्टील है, अब ये 1.6 उससे भी कम उत्सर्जन है तो ये उससे भी ज़्यादा ग्रीन स्टील होगा, तो उसके लिए क्या कहा गया है, 5 स्टार ग्रीन स्टील। पंजाब में एक संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ये स्टील की रिपोर्टिंग, सत्यापन और ग्रीननेस वाले सर्टिफिकेट और स्टार रेटिंग जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। कहाँ है, पंजाब में। इस्पात में क्या क्या होता है, लोहा, कार्बन, इनकी मिश्र धातु है जिसमें मैग्नीज भी पाया जाता है, सिलिकॉन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है। MACE मैक की बात करें तो ये हानले लद्दाख में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका उद्घाटन किया गया है अक्टूबर 2024 में। उद्घाटन किसने किया है, परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं अजीत मोहंती, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मैक क्या है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, फुल फॉर्म तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन याद रखो लद्दाख के हेनले में इसका उद्घाटन किया है किसने, अजीत कुमार मोहंती। एशिया में स्थित ये सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन या फिर इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन है, ये तो सबसे बड़ी हो गई। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला भी यही है, ये भी याद रखिएगा। विकास इसका कहाँ हुआ है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसने इसका विकास किया है और स्वदेश में ही इसका विकास हुआ है। अब आपको बताना है कि ये बार्क है कहाँ, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। इससे क्या होगा, इस दूरबीन से क्या होगा, ब्रह्मांड के राज खुलेंगे, सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा किरण विस्फोट, इन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। हेस की बात करें, हेस 2 ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चेरेनकोव दूरबीन है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है, ये दूसरी सबसे बड़ी है और विश्व की सबसे ऊंची है, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है, नामीबिया में। और अपनी ये जो मैक है ये कहाँ स्थित है, ये लेह में स्थित है, लद्दाख के हेनले में स्थित है। तो ये जो हेस है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, लेकिन जो अपनी वाली है ये विश्व की सबसे ऊंची है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बड़े की बात करें तो हेस सबसे बड़ी है, याद रखिएगा। कहाँ है, नामीबिया में है। विज्ञान धारा वैज्ञानिक प्रगति का एक उत्प्रेरक है, मतलब वैज्ञानिक क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों की रुचि बढ़ाने के लिए एक तरह की योजना है। इसके आवंटन में सरकार ने वृद्धि की है, धन के आवंटन में सरकार ने वृद्धि की है, लगभग 1425 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है 2021-22 से लेकर 25-26 ये है। और इसके लिए 10,579 या फिर कहें कि 10,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विज्ञान धारा योजना कब शुरू की गई थी, तो 16 जनवरी 2025 से ये लागू है, याद रखिए। एनवायरमेंट सेक्शन में सबसे पहले रामसर स्थलों को देखते हैं, क्योंकि भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। रामसर स्थल ऐसे स्थल जो दलदली प्रकृति के होते हैं,
दलदली प्रकृति के होते हैं, दलदल होते हैं, वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, पानी भरा रहता है, उनको कहा जाता है आर्द्र भूमि। ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं आर्द्र भूमियों के वैश्विक स्तर पर संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था ईरान में। ईरान में एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था। कब? 1971 में। ये रामसर स्थल कैस्पियन सागर के किनारे है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसी को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, जो रामसर शहर में हुआ था। भारत इस कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था, लेकिन उसके 2 स्थल पहले से ही घोषित कर दिए गए थे। एक तो चिल्का झील और एक था केवलादेव घाना नेशनल पार्क। इन 2 को रामसर स्थल पहले ही घोषित कर दिया गया था 1981 में। अभी क्यों चर्चा में है? अभी राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया है। एक फलौदी जिले में है खीचन और एक उदयपुर जिले में है मेनार आर्द्र भूमि, जिसके चलते भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है, याद रखिएगा। और इस तरह से भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर यूके है और दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे स्थान पर इंडिया है। राजस्थान में कुल रामसर साइट कितनी हो गई हैं? इसके साथ ही 4 हो गई हैं। पहले कौन कौन सी थी? केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरी सांभर झील। अब 2 और जुड़ गई हैं, खीचन और मेनार। खीचन और मेनार, ये 2 और बढ़ गई हैं, तो कुल 4 हो गई हैं, याद रखिएगा। खीचन की बात करें तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में अवस्थित है। सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, मतलब जो सूखे में भी रह सकती हैं। मेनार आर्द्र भूमि की बात करें तो ये उदयपुर जिले में मेनार गांव में स्थित है। जल निकायों के प्रति लोग यहाँ पर उनके संरक्षण के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए पक्षियों से प्रेम भी यहाँ पर होता है, जिसके चलते इस विलेज को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चिड़ियों का विलेज गांव। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 20, उसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण रामसर साइट। 2024 वाले देखने हैं आपको। नंजरायण 2024 में इसकी घोषणा हुई, रामसर साइट घोषित किया गया। दूसरा काजूबेली, तीसरा सकरा कोट्टय और चौथा है थेरथंगल। ये चारों 2024 में रामसर साइट बनाए गए भारत में। कहाँ? तमिलनाडु जिले में, याद रखिएगा। तमिलनाडु जिला कहाँ से यार? तमिलनाडु में प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के 10 हैं, 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। उनमें सबसे पहला कौन सा है? तो ऊपरी गंगा नदी। ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट है, 2005 में घोषित हुआ था। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के आप सारे याद कर लीजिएगा, 10 ही हैं। कौन सा कहाँ है ये भी देख लीजिएगा। फिर तवा जलाशय, ये भी 2024 में रामसर साइट बना। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खीचन और मीनार अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, राजस्थान में 2025 में। बिहार में 2023 में नागा और नकटी जो पक्षी अभयारण्य हैं, उन्हें भी रामसर साइट घोषित किया गया है। कांवर ताल इससे पहले था, पहले एक ही था, लेकिन 2023 में नागा नकटी जुड़े तो 3 हो गए हैं, तो बिहार वाले इसको याद रखें। फिर झारखंड में 2024 में उधवा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। सिक्किम में खेचियोपलरी साइट को रामसर साइट घोषित किया गया 2024 में ही, याद रखिएगा। पोलर रिसर्च वेसल की बात करें या फिर व्हीकल की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रिसर्च करने के लिए एक व्हीकल बनाया जा रहा है। उसमें भारत की ओर से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। और नॉर्वे के साथ समझौता हुआ है, कंपनी का नाम है कोंग्सबर्ग। दोनों के बीच समझौता हुआ है पोलर रिसर्च व्हीकल बनाने के लिए। ये पहला स्वदेशी होगा, याद रखिएगा। फिर इसके साथ क्या समझौता हुआ है? ये नॉर्वे के साथ क्या समझौता हुआ? नॉर्वे भारत को नेविगेशन से संबंधित टेक्नोलॉजी जो है वो प्रदान करेगा, इसके लिए समझौता हुआ है, याद रखिएगा। इसका प्रयोग कहाँ होगा वेसल का? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र के द्वारा आर्कटिक और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में रिसर्च करने में किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोवा में, याद रखिएगा। कासमपट्टी वीरा एक पार्क है, कहाँ का? तमिलनाडु का। इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये होते क्या हैं? ये पारिस्थितिकी और जैविक महत्व वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर दुर्लभ जीव होते हैं, दुर्लभ पौधे होते हैं, दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत होती है। उनको संरक्षण करने के लिए राज्य
जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत इस क्षेत्र को अधिसूचित करता है। बस इतनी सी जानकारी है, ये दिमाग में बिठाए रखना। अभी तमिलनाडु के कासमपट्टी को तमिलनाडु का दूसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले अरिटापट्टी वो तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल था। तो पहले अरिटापट्टी और अब कासमपट्टी, दोनों में पट्टी लगा हुआ है, जोड़ के याद रखिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार भारत में कुल 49 जैव विविधता विरासत स्थल हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, याद रखिएगा। 49वां कौन सा है? 49वां कर्नाटक में सिद्धेश्वर स्वामी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, याद रखिएगा। पहला भी कर्नाटक का नल्लूर इमली है। तो वर्तमान में 49 है, 49वां कर्नाटक का है। पहला नल्लूर इमली वो भी कर्नाटक का है। सर्वाधिक किस राज्य में है? तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, कुल 10 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल वन, कहाँ? लखनऊ, वहाँ पर स्थित है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 इंपॉर्टेंट है दोस्त। जारी कौन करता है? कि स्विस कंपनी है IQ एयर, इसने जारी की है। 7वीं रिपोर्ट है, 2024 में जारी की है। खास बात यह है कि ये PM 2.5 ऐसे कण जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर होता है उनको PM 2.5 कहते हैं, और ऐसे ही 10 माइक्रोमीटर साइज वाले जो पार्टिकल हैं उनको PM 10 कहा जाता है। ये सांस के जरिए हमारे अंदर जाने में सक्षम होते हैं। तो इसमें PM 2.5 डेटा का विश्लेषण शामिल है। इस आधार पर सबसे प्रदूषित हवा वाला देश चाड घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर बांग्लादेश है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, और भारत को चौथा नहीं 5वां स्थान हासिल हुआ है। तो पहला दूसरा आपको पता होना चाहिए। तीसरा पाकिस्तान, चौथा कांगो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो चौथा है, 5वां अपना भारत है। भारत में स्तर कितना है PM 2.5 का? 50.6 म्यू ग्राम प्रति मीटर क्यूब, जबकि WHO के अनुसार कितना होना चाहिए? 5 म्यू ग्राम मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। ये भी याद रखिएगा कि WHO के द्वारा कितना होना चाहिए? तो 5 म्यू ग्राम। तो भारत में 10 गुने से अधिक है, 50 है, ये भी याद रखिएगा। तो देशों की बात करें तो पहले स्थान पे चाड हो गया है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा पाकिस्तान, चौथा DRC, 5वां भारत। भारत में 50 म्यू ग्राम प्रति मीटर क्यूब मतलब 10 गुना है। WHO का मानक 5 म्यू ग्राम। दुनिया के 20 में से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में हैं। भारत में मेघालय का बर्नीहाट, अच्छे से याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। शहरों की बात की जाए तो बर्नीहाट, अगर देशों की बात की जाए तो चाड। देशों में भारत 5वें स्थान पे है। शहरों में बर्नीहाट पहले स्थान पे, दिल्ली दूसरे स्थान पर। अगर राजधानियों की बात करें तो राजधानियों में नई दिल्ली दुनिया की दूसरी सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। अब पहली कौन सी होगी? पहली वही होगी, उसी देश की होगी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होगा, चाड। चाड की राजधानी नद जामिना है। तो पहली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नद जामिना है, दूसरी नई दिल्ली है। 100 सर्वाधिक प्रदूषित स्थानों में से 74 भारत के हैं। प्यूर्टोरिको का मायाग्यूज सर्वाधिक स्वच्छ महानगरीय क्षेत्र था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ। PM 2.5 को फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। श्री गंगानगर और बर्नीहाट, देखिए बर्नीहाट फिर से चर्चा में है। पहली रिपोर्ट किसकी थी? IQ एयर की, स्विस कंपनी है। दूसरी रिपोर्ट एक स्वतंत्र संस्थान है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, ट्रेसिंग इन हेजी एयर 2025। ये जनवरी 2025 में रिपोर्ट जारी हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वो 2024 की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कार्यान्वयन एवं प्रगति का आकलन करती है। इसमें जो इसका वायु की गुणवत्ता मापने का आधार है, बेस है, वो PM 2.5 ना होकर PM 10 है, याद रखिएगा। इसको मापा जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए। तो इसके अनुसार श्री गंगानगर 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। गंगानगर कहाँ है? राजस्थान में।
इसके बाद उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। फिर PM 2.5 की बात करें तो उसकी सांद्रता भी मापी गई है। थोड़ा पीछे मैं बोल दिया हूँ, उल्टा बोला हूँ कि इसमें PM 10 के साथ साथ PM 2.5 को भी मेजर किया गया, लेकिन जो IQ एयर है उसमें केवल और केवल PM 2.5 को ही बेस बना के काम किया गया है। तो अभी हमने गंगानगर को देखा, वो PM 10 में पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पर नोएडा है। लेकिन PM 2.5 की बात करें तो उस आधार पर बर्नीहाट ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, याद रखिएगा। और यही बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। और उसमें किसको आधार बनाया गया? 2.5। और इसमें भी PM 2.5 में भारत में बर्नीहाट ही पहले स्थान पे है, जोड़ के याद रखिएगा। मैंग्रोव स्थल है गुनेरी, कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। राज्य का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, जो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। भारत में कितने हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? 49। तो ये गुजरात का पहला है, याद रखिएगा, गुनेरी। 58वां टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1973 में इंदिरा गांधी के समय प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी देश में टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। और अभी क्यों चर्चा में है? क्या चर्चा में? माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। अब इसे देश का 58वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। ये काम किया किसने है? NTCA की सलाह पर केंद्र सरकार ने किया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आधार पर यह काम किया जाता है। मध्य प्रदेश का ये 9वां टाइगर रिजर्व होगा, याद रखिएगा। भारत का 58वां। इसी के साथ मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या टाइगर रिजर्व की मध्य प्रदेश में हो गई है। इससे पहले रातापानी वन्य जीव अभयारण्य, जिसको मध्य प्रदेश के 57वें, मतलब भारत के 57वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली थी, और मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व के रूप में। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से मध्य प्रदेश में। एक कान्हा हो गया है, एक पेंच हो गया है। पेंच याद रखिएगा, पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। बांधवगढ़, अभी माधवगढ़, तो माधव बांधव एक ही जगह पे, एक ही राज्य में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुरी और वीरांगना दुर्गावती, जो कि 57वां है। रातापानी और माधव बाघ अभयारण्य, जो अभी का है। तो ये कुल 9 हैं मध्य प्रदेश में। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य, ये 56वां है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक इंद्रावती, एक उदंती सीता नदी, एक अचानक मार, और चौथा है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इंदौर और उदयपुर आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल है, मतलब आर्द्र भूमियां यहाँ पर ज़्यादा हैं, उनका संरक्षण भी हो रहा है। इस आधार पर पूरी दुनिया के शहरों की एक सूची जारी की जाती है। तो ये फैसला अभी कहाँ लिया गया है? स्टैंडिंग कमेटी जो रामसर साइट्स की है, वेटलैंड्स की है, सॉरी, जो आर्द्र भूमियाँ हैं उन्हीं को वेटलैंड कहा जाता है, उनकी 64वीं जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी बैठक हुई है 20 से 24 जनवरी के बीच ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। वहाँ पर 31 नए शहरों को इसमें शामिल किया गया है, और इनमें से 2 भारत के शामिल हुए हैं। कौन कौन से हैं? एक इंदौर मध्य प्रदेश का और दूसरा है उदयपुर राजस्थान का। ये पहले 2 भारतीय शहर हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। 20 से 24 जनवरी के बीच बैठक हुई, उस बैठक को भी याद रखिएगा। 64वें क्रम की है, उसका क्रम भी याद रखना। भारत के पहले हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, और एक फैक्ट जो याद रखना है, इनके साथ ही एक और शहर था जो नॉमिनेट हुआ था, नाम था भोपाल, लेकिन वो दर्जा प्राप्त करने में असफल रहा। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। यहाँ पर एक झील है, सिरपुर झील, वो इंदौर का सिर है, मतलब एक रामसर स्थल है। उदयपुर अभी हमने देखा, खीचन और मेनहीर, तो यहाँ पर क्या है? मेनहीर वेटलैंड, जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये राजस्थान में यहाँ पर 5 वेटलैंड हैं, आपको याद नहीं रखना है।
बस दिमाग में डाले रहो। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार थीम इसकी क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर कॉमन फ्यूचर। थीम भी अच्छे से याद रखना है। और इसको लेके एक समारोह का आयोजन किया गया, किसके द्वारा? पर्यावरणीय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। कहाँ आयोजन हुआ? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? तो दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में। इसको दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाला एक संस्थान है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कहाँ है ये? हैदराबाद में। ये भी पूछा जाता है। इसके तहत की गई है। इसमें होता क्या है? बायो बैंक में जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं जंतुओं की, उनकी कोशिकाओं और ऊतकों को संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है। अब जैसे कोई मान लिया एक कुत्ता ही है, वो उसकी अंतिम प्रजाति है। देखिए अभी एक हथनी खत्म हुई है, किसमें? ये शायद पन्ना नेशनल पार्क में हुई है। तो उसके ऊतक निकाल के संरक्षित कर लिए जाते हैं ताकि भविष्य में उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो मृत जानवरों की प्रजनन कोशिकाएं भी निकाल ली जाती हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रोजन जू कहा जाता है। फ्रोजन जू, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में इन अंगों या फिर कोशिकाओं को संरक्षित किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है साइंस में कि जो कोशिकाएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए किस द्रव का इस्तेमाल किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का। अब हेल्थ से संबंधित देख लेते हैं। खसरा और रूबेला, इन दोनों को संक्रामक वायरल बीमारियां कहा जाता है। भारत में दर्जा मिला हुआ है। तो राष्ट्रीय शून्य खसरा और रूबेला, उसके उन्मूलन को लेकर अभियान शुरू किया गया है। खसरा एक वायरस से होता है, नाम है उसका मोरबिली वायरस, याद रखिएगा। इससे बच्चों में बुखार, खांसी, शरीर पर लाल चकत्ते, निमोनिया, मस्तिष्क संक्रमण, ये सब होता है। रूबेला गर्भावस्था में जो भ्रूण है उसको प्रभावित करता है, जिसके चलते जन्मजात रूबेला सिंड्रोम होता है बच्चों को, जिससे बहरापन, हृदय विकार और अन्य जो जन्मजात रोग हैं वो बच्चों को झेलने पड़ते हैं। भारत ने खसरा रूबेला को 2026 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, 2026 तक। इसके लिए अभी मिशन शुरू किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। इस हेतु राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन मिशन 2025-26 कब शुरू किया? 24 अप्रैल 2025, जिस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब गांव देहात के लोग होते हैं, कहाँ रहते हैं? पंचायत में ही रहते हैं, और पैसा भी कम होता है, तो वो सरकारी जो टीकाकरण कार्यक्रम है उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। तो इसको जोड़ के याद रखिएगा कि जो पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल, उस दिन इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई, याद रखिएगा, 25-26 के लिए, क्योंकि 26 तक ही समाप्त करने का लक्ष्य भी सरकार ने निर्धारित किया है। अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पर भारत ने मीजल्स रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 भी मार्च 2024 में प्राप्त किया था। धरणी, नाम से ही जाहिर है, धरणी मतलब कुछ चीज़, कोई वस्तु, किसी चीज़ को धारण करने वाली या धरने वाली। IIT मद्रास ने मानव भ्रूण के मस्तिष्क, याद रखिएगा, ह्यूमन फीटल ब्रेन, मानव भ्रूण जो बच्चा है भ्रूण अवस्था में ही उसके दिमाग की कोशिकाएं जो हैं उसके मस्तिष्क की 3D छवि जो है वो जारी की है IIT मद्रास ने। और ऐसा करने वाला IIT विश्व का पहला शोध संगठन बन गया है। ये काम किस केंद्र के द्वारा किया गया है? तो सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केंद्र द्वारा एक टेक्नोलॉजी दी गई, ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी, उसके आधार पर किया गया, उसका प्रयोग करके किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। छवियों का संग्रहण, इन्हीं छवियों का संग्रहण जो है वो धरणी नाम से किया गया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है धरणी। धरणी। नेफिथ्रोमाइसिन प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के उपचार के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक्स को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उसको समाप्त करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन वो फिर भी समाप्त नहीं होता इन्फेक्शन। तो होता क्या है
शरीर जो है उस दवा के प्रति जो पहले दी जाती है, जो पहले एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसके प्रति प्रतिरोधकता हासिल कर देता है। मतलब वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करता है और इस तरह से फिर दूसरा एंटीबायोटिक बदला जाता है, वो भी असर नहीं करता, फिर तीसरा बदला जाता है, वो भी नहीं करता है। तो इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है बॉडी। तो उसी समस्या का निदान करने के लिए भारत ने पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन का आविष्कार किया है, याद रखिएगा। इसको बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे बाजार में किस नाम से बेचा जाएगा? मिकनाफ, ये भी याद रखिएगा, मिकनाफ। इस एंटीबायोटिक की क्षमता जो है वो बहुत मतलब परिणाम देने वाली है। जो वर्तमान में उपलब्ध विकल्प हैं उनकी तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावी है। वैश्विक स्तर पर पिछले 30 वर्षों में विकसित ये पहला नया एंटीबायोटिक है। मतलब इस पर लंबे समय से काम चल रहा था और भारत ने इसमें सफलता हासिल की है। विश्व तपेदिक रिपोर्ट 2024, ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट 2024। तो हेल्थ से संबंधित है, तो इसको जारी किसने किया होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, अब महीना भी याद रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? मार्च में मनाया जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट कब जारी हुई है? रिपोर्ट अक्टूबर 2024 में जारी हुई है दोस्त, अच्छे से ध्यान रखना। कहा गया है कि ग्लोबल टीबी बर्डन के 56% हिस्से को 5 देश कवर करते हैं। उनमें भारत सबसे आगे है, 26% हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर, चीन, फिलीपींस और पाकिस्तान, ये 5 देश हैं ग्लोबल बर्डन का 56% झेलते हैं। तो इस तरह से इंडिया पहले स्थान पर, और इंडिया का ही भैया इंडिया से ही बना है इंडो, मतलब इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। भारत का परसेंटेज भी याद रखिएगा। भारत में वर्ष 2015 से 2023 के मध्य टीबी के मामलों में कमी देखी गई है या वृद्धि देखी गई है? तो कमी दर्ज की गई है 17.7% की। ये कमी पूरी दुनिया की जो कमी है, जो कि 8.3% है, उसके 2 गुने से अधिक है, क्योंकि इसका 2 गुना 16 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन ये भारत की जो कमी की दर है वो 17.7% है। तो अगर स्टेटमेंट बना के तुमको फंसाना चाहें तो फंसना मत, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, ऐसी उपलब्धि भारत को राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के चलते प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2022 में, ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च करके की थी। भारत सरकार ने 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और वैश्विक लक्ष्य कितना है? 2030 तक। 2030 तक एड्स को भी समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य है, याद रखिएगा। भारत ने कुछ और चीज़ें शुरू की हैं। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल लॉन्च की है, जो टीबी मरीजों को गोद लेती, मतलब बच्चे की तरह उनका पालन पोषण करती है। आपको दवाई दी जाएगी, आपकी डेली मॉनिटरिंग होगी, वीकली मॉनिटरिंग होगी, दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसके साथ ही वित्तीय सहायता भी मिलेगी। तो भाई अगर टीबी हो जा रही है तो इधर उधर देसी उपचार के चक्कर में या फिर ओझा के चक्कर में ना पड़े। किसी लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ जाते हैं। मेरे एक परिचय में ऐसे ही एक लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। तो अगर कोई है तो उसको आप लोग जागरूक करिए कि एकदम बढ़िया निदान हो रहा है टीबी का, सरकारी स्तर पर पैसा भी मिल रहा है, बढ़िया इलाज भी हो रहा है। भारत ट्रैकोमा मुक्त, WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। 2024 में WHO ने घोषणा की थी कि भारत ट्रैकोमा मुक्त हो गया है और हाल फिलहाल में सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा देश है। अब पहला और दूसरा कौन सा है? तो पहला और दूसरा नेपाल और म्यांमार हैं। ट्रैकोमा एक अंधेपन को जन्म देने वाली बीमारी है, जिसमें आंखों के पलक जो हैं उनके नीचे जख्म हो जाता है इन्फेक्शन के चलते। फिर वो पलक जो हैं वो अंदर की ओर घूमने लगते हैं, फिर यही पलक जो हैं चुभने लगते हैं आँख में, और जो आँख का गोलक है उसको डैमेज करने लगते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति अंधा होने की ओर अग्रसर हो जाता है। ये जीवाणु जनित रोग है, ये भी याद रखिएगा। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रैकोमैटिस। तो ट्रैकोमा से ट्रैकोमैटिस ऐसे याद रखिएगा।
बहुत पीड़ादायक स्थिति होती है। साथ ही एक और फैक्ट याद रखना, WHO ने ट्रैकोमा को निग्लेक्टेड टॉपिकल डिजीज़ के रूप में वर्गीकृत किया। निग्लेक्टेड मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ट्रैकोमा उन्मूलन के प्रयास देख लेते हैं। WHO ने 1993 में एक पहल लॉन्च की थी, सेफ, जो एक स्ट्रेटजी है जो बताती है कि किस तरह से ट्रैकोमा से निपटा जाएगा ग्लोबली, क्या क्या उपाय करने चाहिए। ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन की नई समय सीमा 2030 निर्धारित कर दी गई है। तो टीबी भी 2030 तक खत्म होगा, एड्स भी 2030 तक खत्म होगा, और कौन सा यार 2030 तक, और नहीं याद आ रहा है। ट्रैकोमा को लेकर भारत ने क्या किया है, 1963 में WHO और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया, याद रखिएगा। और जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो रूबेला और खसरा को ख़त्म करने का लक्ष्य है वो भारत का कितना है, 2026, टीबी 2025, एड्स 2025 ही है यार, लेकिन ग्लोबली जो टारगेट है वो 2030 है, याद रखिएगा एड्स का। MBAVN एमपॉक्स मतलब मंकी पॉक्स का टीका है। WHO ने इस टीके के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किसने किया, डेनमार्क में एक कंपनी है वेवरियन नॉर्डिक, उसने इसका विकास किया है एमपॉक्स का। और एमपॉक्स वायरस जनित बीमारी है, एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। इसके साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण होता है। इसकी सबसे पहले पहचान जो है वो अफ्रीका में हुई थी, DRC में 1970 में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और सबसे पहले इसे बंदरों में देखा गया था। 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया, ये भी याद रखिएगा। हिल कॉल मतलब जो हिला दे, कॉल मतलब कॉलरा को, जो हैजा को हिला दे, ऐसा टीका बनाया है। किसने बनाया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब जो भारत बायोटेक है उसी की एक ग्लोबल लेवल पर कंपनी है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, उसने इसका विकास किया है। नाम है इसका हिल कॉल, मतलब हिला दे, कॉल को मतलब कॉलरा को। विकास हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, तो 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाता है, याद रखिएगा। यूबी कॉल क्या है भाई, WHO ने हैजा के एक नए ओरल टीके को अपनी सूची में शामिल किया, पूर्व योग्यता सूची, मतलब अभी उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, मंजूरी नहीं दी, बस विचार करने के लिए शामिल कर लिया यूबी कॉल। ये भी ओरल टीका है, कोलेरा से संबंधित है। इसका विकास किसने किया है, तो दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। कोलेरा एक अत्यधिक गंभीर अतिसारीय संक्रमण है, डायरियल इन्फेक्शन है। ये रोग विब्रियो कालोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। R21 या फिर मैट्रिक्स एम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। एम फॉर मलेरिया, मलेरिया रोधी एक टीका है। कोट डी आइवर इस टीके को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला पहला देश बन गया। R21 या फिर मैट्रिक्स एम मलेरिया का दूसरा ऐसा टीका है जिसके प्रयोग की सिफारिश WHO ने की। इससे पहले मास्क्यूरिक्स नाम का जो टीका था उसे भी WHO ने मंजूरी दी थी। R21 मैट्रिक्स बनाया किसने है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो जेनर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों ने इसका विकास किया है। इसके साथ ही यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी सहयोग दिया है इसके विकास में। इस टीके में नोवावैक्स नाम का एक एडजुवेंट भी शामिल है। नोवावैक्स एडजुवेंट क्या होता है, एडजुवेंट किसी टीके में उपस्थित ऐसा तत्व या फिर पदार्थ होता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को तेज कर देता है। टीका क्या होता है, टीका सामान्यतः जिस बीमारी के लिए बनता है उसी बीमारी के जैसे कुछ बैक्टीरिया या फिर उसी के कुछ बैक्टीरिया टीके के जरिए शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि शरीर पहचान सके, क्योंकि शरीर को नहीं पता है कि कौन कौन सा रोग दुनिया में चल रहा है। तो जब भी कोई नई बीमारी आती है तो शरीर के जो सैनिक हैं एंटीबॉडीज, उनको नहीं पता है कि यार ये कोरोना है या कि सामान्य बुखार है या कुछ और है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कोरोना का ही वायरस शरीर में
इंजेक्ट किया जाता है। और इंजेक्ट किया जाता है तो जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें तो पता ही नहीं यार ये आया क्या है। तो ऐसे में जब एडजुवेंट इसमें मिलाया जाता है टीके में, तो ये यहाँ से घोषणा कर देता है, एक तरह से माइक में बोल देता है कि आओ एंटीबॉडीज़ कहाँ हो, हम आ गए हैं तुमको मारने के लिए। तो ये जो एंटीबॉडीज़ के रूप में सैनिक हैं शरीर में, ये तुरंत आते हैं। मतलब ये तेज कर देता है इम्यून सिस्टम को शरीर के, एडजुवेंट, इसलिए एडजुवेंट को मिलाया जाता है। तो जब एंटीबॉडीज़ की टक्कर इसके साथ हो जाती है टीके वाले वायरस के साथ, तब ये जीत जाते हैं और आगे के लिए जान जाते हैं कि फलाना व्यक्ति इस चेहरे के साथ आएगा तो हमें उससे कैसे लड़ना है। तभी टीका जो है बार बार चेंज भी किया जाता है। मतलब कभी बूस्टर डोज लगती तो कभी कोई और डोज लगती। क्यों? क्योंकि आज तो इस वायरस से ये लोग लड़े हैं, कल को इसने थोड़ा अलग रूप धारण कर लिया, तब ये फिर से नहीं पहचानेंगे, तो इसके लिए दूसरा टीका दिया जाएगा, इसीलिए बूस्टर डोज दी जाती है। तो एडजुवेंट क्या करता है, इम्यून सिस्टम को तेज कर देता है टीके के खिलाफ। तो एडजुवेंट का जो नोवावैक्स है, ये सैपोनिन आधारित एडजुवेंट है। सैपोनिन क्या है? चिली में एक पेड़ है, नाम है इसका सोप बार्क, उससे प्राप्त किया जाता है। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें। अब डिफेंस सेक्टर से संबंधित करंट अफेयर्स को तैयार कर लेते हैं। INS अरणाला, ये क्या है? 8 पनडुब्बी रोधी जो युद्धक पोत हैं, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, उनमें से एक है अरणाला। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि 8 मई को, याद रखिएगा 8 ही इनकी संख्या है, 8 में से एक को, 8 मई को ही, इन दोनों 8 को जोड़ के याद रखिएगा, 8 मई को ही भारतीय नौसेना को इसे सौंप दिया गया। एंटी सबमरीन वारफेयर क्या होते हैं? दुश्मन देश की सबमरीन समंदर में जो डूब के चलती है, वो अगर पास आ जाए और हमला कर दे, तो उससे पहले उसको पहचान कर उस पर अटैक करने की क्षमता से लैस होते हैं इस तरह के वाटरक्राफ्ट। ये सैलो वाटर में भी काम करते हैं, याद रखिएगा, उथले जल में भी काम करते हैं। इसका निर्माण किसने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। कहाँ है? कोलकाता में। और इसके साथ लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब इसका निर्माण PPP मॉडल पर किया गया है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इस मॉडल पर किया गया है। इसका नाम अरणाला क्यों रखा गया? क्योंकि महाराष्ट्र से कुछ दूरी पर, बसई में 13 किलोमीटर की दूरी पर एक द्वीप है जिसका नाम है अरणाला, जिसकी प्रशंसा महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है, उसके रणनीतिक सामुद्रिक महत्व को लेकर, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये पानी के नीचे निगरानी, खोज बचाव, पनडुब्बी रोधी युद्ध और उन्नत माइन परिचालन की क्षमता से लैस है। बस इतना ही देखना है। 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उसके बीच समझौता हुआ था 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बनाने के लिए। तो उनमें से एक को बनाकर सीधे सौंप दिया गया है, याद रखिएगा। इस श्रृंखला के INS एंड्रोथ, INS अंजदीप और INS अमिनी, ये अभी परीक्षण चरण में ही हैं। इनका जलावतरण ही हो पाया है, लेकिन अभी तक इन्हें नौसेना को नहीं सौंपा गया है। हाइब्रिड बीटोल UAV, नाम है रुद्रास्त्र। UAV क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई यान। इसमें पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका निर्माण किसने किया है? सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। इसको बीटोल क्यों कहा गया है? वर्चुअली टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता से लैस है। मतलब ये हेलीकॉप्टर और विमान दोनों की तरह काम करेगा। मतलब सीधे यहाँ पर खड़ा है रुद्रास्त्र, तो ऊपर के लिए सीधे उड़ जाएगा। मतलब वर्टिकली टेक ऑफ और वर्टिकली लैंडिंग दोनों क्षमताओं से युक्त है, इसलिए हेलीकॉप्टर की तरह काम करता है। निर्माण किसने किया है? सोलर डिफेंस लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये 45 किलोग्राम का पेलोड लेकर काम करने में सक्षम है। 50 किलोमीटर से अधिक त्रिज्या को कवर करने की क्षमता रखता है। कुछ ड्रोन जिनको देख लेते हैं। नई नियमावली 2021 में जारी हुई, उसके हिसाब से देखते हैं कि ड्रोन आकार के अनुसार या फिर वजन के अनुसार कौन कौन से होते हैं। तो नैनो ड्रोन अति सूक्ष्म होता है, जिसका वजन 250 ग्राम या उससे कम होता है। तो पूछ लिया जाए कि 250 ग्राम कम
250 ग्राम या फिर उससे कम वजन वाले ड्रोन को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? तो नैनो ड्रोन में रखा जाएगा। लार्ज ड्रोन, उसका वजन कितना होता है? 150 किलोग्राम या उससे अधिक, याद रखिएगा। तो रुद्रास्त्र यूएवी है, याद रखना है। अब भार्गवास्त्र की बात करें। भार्गवास्त्र ये ड्रोन रोधी प्रणाली है, काउंटर ड्रोन सिस्टम है। अगर कोई ड्रोन उड़ रहा है, ठीक है, आ रहा है अटैक करने के लिए, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको ध्वस्त करने वाली ये प्रणाली है, ये सिस्टम है भार्गवास्त्र। इसका निर्माण भी सोलर ग्रुप ने किया है, जिसने रुद्रास्त्र का निर्माण किया है। और नाम इसका महाभारत में जो भगवान परशुराम हैं, भगवान विष्णु के अवतार, उनका एक अस्त्र था जिसका नाम था भार्गवास्त्र, जो महाभारत में अर्जुन को प्रदान किया गया था इनके द्वारा। परीक्षण इसका कहाँ किया गया भार्गवास्त्र का? तो 12 से 13 जनवरी 2025, डेट भी याद रखना। भगवान के नाम से संबंधित है, इसलिए वर्ष के पहले माह में ही इसका परीक्षण किया गया। उड़ीसा में किया गया है, गोपालपुर फायरिंग रेंज में। रुद्रास्त्र, उसका कहाँ परीक्षण किया गया? तो 11 जून को किया गया अभी। और कहाँ? पोखरण रेंज, राजस्थान में, याद रखिएगा। रुद्रास्त्र, एक मिनट देखें यार, एक पेज मिस है क्या? ठीक है, तो ये जो भार्गवास्त्र है, ये 6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मन के छोटे ड्रोनों को टैग करेगा। उसके बाद इस पर जो माइक्रो मिसाइल्स हैं वो लैस होंगी, जिनके जरिए ये उसको मार गिराने में सक्षम होगा। 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। इम्पॉर्टेंट है भार्गवास्त्र। अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, नाम है उसका AI किमी। अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। ए का मतलब अफ्रीका, आई का मतलब इंडिया, और की का मतलब की, एम का मैरीटाइम, और ई का मतलब इंगेजमेंट। ये पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है भारत और अफ्रीका के बीच। इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया, ठीक है, 2 चरणों में किया गया। पहले चरण का आयोजन 13 से 15 अप्रैल तंजानिया का जो बंदरगाह शहर है दार एस सलाम, वहाँ पर किया गया। और समुद्री चरण अगले मतलब 15 अप्रैल के बाद 16 से 18 अप्रैल के बीच हिंद महासागर में संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा, पहले चरण का आयोजन तंजानिया के दार एस सलाम में किया गया। इसी अभ्यास के समानांतर भारतीय नौसेना ने, नेवी ने एक पहल भी शुरू की जिसका नाम है IOS सागर। इस पहल को क्यों शुरू किया? क्योंकि इससे पहले सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर नाम से एक पहल समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा को लेके भारत ने लॉन्च की थी। उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो एक नई पहल अभी फिर से लॉन्च की है भारत ने, IOS सागर, इंडियन ओशनशिप सागर। मरसम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फुल फॉर्म याद रखनी है। ये एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है, आकाश है, ठीक वैसा ही है। इसका निर्माण DRDO और इसके साथ ही इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, मतलब इजराइल और DRDO दोनों ने किया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 70 किलोमीटर, याद रखिएगा। अच्छा, हमारे पास 2 डिफेंस सिस्टम और हैं जिन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर में बेहतर प्रदर्शन किया। एक है आकाश प्रणाली और एक है S-400। आकाश प्रणाली, आकाश सिस्टम, उसकी क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। और जो S-400 है उसकी क्षमता कितनी है? 400 किलोमीटर। तो 25 और 400 के बीच का जो गैप है, ठीक है, 25 और 400 के बीच का जो गैप है, अगर यहाँ पर कोई मिसाइल आती है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? S-400 ही चलाना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो मरसम है, इसके आ जाने से क्या हो गया? 25 से आगे बढ़कर 70 किलोमीटर तक कवर हम कर लेंगे। S-400 हमको चलानी नहीं पड़ेगी। S-400 चलाने में ज़्यादा खर्च होता है। अब 25 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पर हमको अगर वार करने की ज़रूरत है तो हम मरसम का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके विकल्प के तौर पे ये सामने आई है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पूर्व में नाम व्हीलर द्वीप था। कहाँ है? ओडिशा में। रूटेल्थ फ्रिगेट, रूटेल्थ कहाँ है यार? स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या। स्टील्थ क्या होता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो अगर किसी एयरक्राफ्ट
में इंस्टॉल कर दी जाए तो वो रडार की पहुंच से बाहर हो जाता है। तो स्टील्थ फ्रिगेट है तपस्या। इसको बनाया किसने है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने, गार्डन रीच ने नहीं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। एक प्रोजेक्ट है 1135, उसके नाम, उसका हिस्सा है तपस्या, और ये इस प्रोजेक्ट के तहत दूसरा निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट है तपस्या, याद रखिएगा। इसमें रूसी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये दूसरा है। तो पहला कौन सा है फ्रिगेट? उसका नाम है त्रिपुट। तो तपस्या और त्रिपुट दोनों याद रखिएगा। त्रिपुट का नाम, सॉरी, तपस्या का नाम क्यों तपस्या रखा गया है? क्योंकि महाभारत के महान योद्धा भीम की गदा, उसका नाम तपस्या था, जिसके चलते दुर्योधन धराशायी हो गया था। त्रिपुट का नाम त्रिपुट क्यों रखा गया? शक्तिशाली तीर के नाम पर इसका नाम त्रिपुट रखा गया है। ऐसे होता है त्रिपुट, तीर। तो त्रिपुट और तपस्या दोनों प्रोजेक्ट 1135 का हिस्सा हैं। अभी तपस्या का परीक्षण किया गया है। तपस्या जलावतरण किया गया, तपस्या का परीक्षण ही होगा। आईएनएस वर्षा की बात करें तो एक नौसैनिक अड्डा है, गोपनीय अड्डा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक आश्रय स्थल, मतलब जा रही हैं तो ठहरने के लिए एक स्थान मुहैया कराना, एक स्टेशन मुहैया कराना, इसका उद्देश्य है आईएनएस वर्षा का। तो एक तरह का ये एक बेस है। कहाँ बन रहा है? विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दक्षिण में रामबिल्ली नामक एक तटीय गांव के निकट बन रहा है। रामबिल्ली में बन रहा है। ये रामबिल्ली दो नदियों सरडा और बराहा, इनके संगम क्षेत्र पर अवस्थित है। 2026 तक इसके आरंभ होने का लक्ष्य रखा गया है। उत्कर्ष की बात करें तो इसका भी जलावतरण हुआ है। अभी ऊपर तपस्या का हुआ है, अब उत्कर्ष का हो रहा है। ये L&T, लार्सन एंड टुब्रो और रक्षा मंत्रालय दोनों के मध्य जो समझौता हुआ, उसके आधार पर बनाया गया एक शिप है और बहुउद्देशीय शिप है, मतलब कई काम करने में सक्षम है। पहला पोत इसका सार्थक, और दूसरा सार्थक नहीं समर्थक, और दूसरा उत्कर्ष। तो दूसरे का जलावतरण जनवरी 2025 में हुआ है, सार्थक का अक्टूबर 2024 में हुआ था। सार्थक नहीं समर्थक, समर्थक समुद्री परीक्षण चरण में है और उसके बाद नौसेना को सुपुर्द किया जाएगा। मतलब अभी दो में से एक भी नौसेना को नहीं दिया गया है। नसम SR, इसका भी सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ? 25 फरवरी 2025 को ओडिशा के चांदीपुर में। ये पहली स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल है, शॉर्ट रेंज NASM नसम SR का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा में ही। एयर टू सरफेस मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी याद रखिएगा 55 किलोमीटर है। नसम SR को DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं ने मिलकर बनाया है। INS सूरत की बात करें, INS नीलगिरी की बात करें और INS बागसीर, ये तीन की तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनकी डेट भी याद रखनी। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में INS सूरत और INS नीलगिरी और एक पनडुब्बी थी INS बागसीर, ये थल सेना को समर्पित किए हैं। थल सेना कहाँ यार? नेवी को समर्पित किए हैं। और नेवी को समर्पित किए हैं। दिन कौन सा था? थल सेना का दिवस, सेना दिवस था, आर्मी डे, 15 जनवरी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का प्रमाण है, क्योंकि इन्हें स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15V का हिस्सा है। मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। चौथा और अंतिम युद्धपोत है 15B के तहत निर्मित। INS नीलगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। 7 युद्धपोतों की श्रृंखला का ये पहला युद्धपोत है जो शामिल हो गया है नौसेना में। तो सूरत, नीलगिरी, नीली, सूरत और बागसीर। बागसीर क्या है दोस्त? बागसीर पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत फ्रांस और भारत दोनों मिलकर स्कॉर्पियन परियोजना की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं। पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए समझौता हुआ था 6 पनडुब्बी बनाने का। तो 5 की 5 नौसेना को दे दी गई हैं। ये छठी है INS बागसीर।
ये 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी को सौंप दी। अन्य 5 कौन कौन सी हैं? INS कलवरी पहली थी, कलवरी के बाद खंडेरी, खंडेरी के बाद करंज, मतलब ऊपर की तीन के से शुरू हो रही हैं, के, फिर है वेला और फिर है वागीर। तो के वी, क्योंकि अंतिम छठी वागसीर है, बेला, वागीर, वागसीर। INS तुसिल, इसे भी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है दिसंबर 2024 में। इसे राजनाथ सिंह की उपस्थिति में रूस में कालिनिनग्राद में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, इसलिए INS तुसिल इम्पॉर्टेंट है। स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक है, मतलब रडार की पहुंच से बाहर क्षमता रखने वाला फ्रिगेट है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल इम्पॉर्टेंट है, इसका परीक्षण हुआ है। भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण किया है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। INS अरिघात नामक न्यूक्लियर सबमरीन से इसको लॉन्च किया गया। तो अभी तक सबमरीन से लॉन्च करने की क्षमता भारत के पास नहीं थी, लेकिन अब K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण होने के बाद भारत भी अब भूमि, वायु और जल तीनों जगह से मार करने वाला या फिर मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाला देश बन गया है। इसलिए K4 बैलिस्टिक मिसाइल इम्पॉर्टेंट है। डेट भी याद रखनी है, मतलब मंथ भी याद रखना, नवंबर 2024 में। K4 बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता कितनी है? 3500 किलोमीटर। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल, DRDO ने इसका परीक्षण संपन्न किया है, कहाँ? ओडिशा में, APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। इसकी क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर। K4 की कितनी? 3500 और इसकी कितनी? 1500 किलोमीटर। ये स्वदेश में विकसित मिसाइल है, याद रखिएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? ऐसी मिसाइल जिसकी गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक होती है, 5 मैक होती है। LRLACM का प्रथम उड़ान परीक्षण DRDO ने किया है। LRLACM, इसको आगे देखते हैं। LRLACM लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आप सबको पता है, क्रूज की तरह जाती हैं, मतलब सतह से कुछ ऊंचाई पर जाकर उड़ते हुए टारगेट को हिट करती हैं। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो क्या करती है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें पहले जाती है, फिर ऊपर उड़ान भरती है वायुमंडल में, फिर जाकर नीचे हिट करती है। कई बार आपको बताया है। तो LRLACM, LR लाइक हम जिसको कह सकते हैं, इसका परीक्षण भी ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। ये निर्भय मिसाइल उसका उन्नत संस्करण है, याद रखिएगा। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर। मोजाम्बिक को 2 इंटरसेप्टर पोतों की आपूर्ति भारत ने की है। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, ये किसी भी मिसाइल वगैरह को इंटरसेप्ट करने की क्षमता से लैस हैं। भारतीय नौसैनिक पोत घड़ियाल द्वारा इन्हें मोजाम्बिक भेजा गया। मोजाम्बिक की अगर राजधानी बता पाओ तो बता दो यार। ये दोनों पोत वाटर जेट चालित हैं। होता क्या है इस प्रणाली में, जैसे कोई क्राफ्ट है, वाटर क्राफ्ट है, वो पानी खींचेगा यहाँ से, ठीक है, पंप के थ्रू पानी खींचेगा, फिर इसमें इम्पेलर लगा होगा, अंदर मशीन होगी जिसमें इम्पेलर लगा होगा, वो इस पानी को तेजी से पीछे की ओर फेंकेगा, जिससे ये आगे की ओर तेजी से बढ़ेगा जहाज। तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको वाटर जेट चालित कहा जाता है। इस प्रक्रिया वाले पोत को वाटर जेट चालित पोत कहा जाता है। दोनों पोत आतंकवाद और एक प्रांत है काबो डेलगाडो मोजाम्बिक में, वहां पर चल रहे विद्रोह से निपटने में मोजाम्बिक सरकार की मदद करेंगे। वी शॉर्ट्स की बात करें तो अक्टूबर 2025 में इसके 3 परीक्षण किए गए। कहाँ किए गए? तो राजस्थान के पोखरण फील्ड में किए गए, फायरिंग रेंज में किए गए। फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। कैसे याद रखना है कि इसका परीक्षण राजस्थान में किया गया होगा? जैसे हमारा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। वो राजस्थान की बात करें तो यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर परीक्षण किया गया है। नज़दीक होने का मतलब क्या है? क्योंकि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, वी शॉर्ट्स। तो यहाँ पर
जो दूरी है, रेंज है, वो कम हो जा रही है। तो जोड़ के याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये जो दूरी कम हो जा रही है तो कहीं ना कहीं ये उसके अनुकूल है। वहीं अगर ओडिशा में करते तो ये दूरी बढ़ जाती, इसके नाम के विपरीत हो जाती। तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। इसका परीक्षण पोखरण रेंज में किया गया। मैन पैड्स क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब आदमी या फिर सैनिक अपने कंधे पर लेकर इसको इस्तेमाल कर सकता है। सरफेस टू एयर मार्क करने वाली मिसाइलें हैं मैन पैड्स, याद रखिएगा। जोरावर हल्का युद्धक टैंक है। भारत के हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, मतलब अभी ये डेवलपिंग फेज में था, फिर इसका परीक्षण किया गया। हल्के टैंक जोरावर को जोरावर नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि एक जनरल थे, डोगरा जनरल, उनका नाम था जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्होंने लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में चीन की सेना के विरुद्ध अभियान संचालित किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जोरावर रखा गया है। 25 टन वजनी है ये, इसका वजन 25 टन है। देश का पहला ऐसा टैंक है जो 2 वर्षों के अंदर ही तैयार कर लिया गया। एम्फीबियस ऑपरेशंस में सक्षम है, मतलब ये थल और जल सब में चल सकता है। BLSRSAM, इसको छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं, नहीं देख लेते हैं यार। BLSRSAM ये क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सीधे लॉन्च होने वाली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये नहीं कि तिरछी जाएगी, नहीं, सीधे अगर कोई चीज़ जा रही है ऊपर, उसको हिट करने में सक्षम है। तो एक पोत से दागी जाने वाली हथियार प्रणाली है जिसका उद्देश्य निकट दूरी पर स्थित हवाई खतरों को बेअसर करना है। बस इतना ही याद रखिएगा कि ये है क्या, VLSRSAM। तो ये जो टर्म हैं इनको भी दिमाग में डाले रखना। मालपे और मुल्की, ये दोनों वाटर क्राफ्ट हैं, इनका जलावतरण किया गया, बस इतना ही याद रखिएगा। अग्नि 4 इम्पॉर्टेंट है। ओडिशा के चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 4000 किलोमीटर है। अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। अग्नि की मिसाइल, अग्नि जो श्रृंखला है, सीरीज है, उसकी सारी मिसाइलें सरफेस टू सरफेस ही मार करने वाली हैं। समुद्र प्रताप क्या है? गोवा में पहला स्वदेश निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीसल है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, ना कि गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड ने। तटों पर जो तेल रिसाव की घटनाएं हैं उनका पता लगाकर उनको रोकने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, समुद्र प्रताप। सेवेक्स 2 एक विस्फोटक है, इम्पॉर्टेंट है। इसकी खूबी क्या है? यह TNT से 2 गुना अधिक घातक है। ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। विस्फोटक ये भी है। INS अरिघात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना। 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में एक समारोह आयोजित हुआ जहां पर इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये भारत की दूसरी स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है INS अरिघात। पहली कौन सी है? INS अरिहंत। तो अब भारत के पास कितनी परमाणु पनडुब्बियां हो गई हैं, एटॉमिक सबमरीन? तो 2, INS अरिहंत और INS अरिघात। अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल कर लिया गया था। INS अरिघात के 15 मिसाइलों से लैस किया गया है और ये थल और आकाश के बाद जल के भीतर से परमाणु वार करने की भारत की परमाणु त्रयी क्षमता को और अधिक मजबूत करेगा। अभी हमने पीछे एक मिसाइल की भी बात की थी। गौरव क्या है? लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम मतलब इसमें पंख लगे हुए हैं जो इसको उड़ने में मदद करेंगे और GPS सिस्टम से लैस है। तो ये क्या है? पहला उड़ान परीक्षण इसका सफल हुआ है, DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसे गौरव नाम दिया गया है। ओडिशा के तट से संचालित किया गया। सुखोई 30 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका विकास जो है अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जो लिमिटेड कंपनियां हैं इनकी मदद से किया गया। ये वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, ठीक है, मतलब हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कोई टारगेट है यहाँ पर, हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा है तो इस बम में GPS लगा हुआ है, तो ये यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और सीधे जाके इसको हिट करेगा।
और इसमें पंख लगे हुए हैं जिसके आधार पर ये अपनी जो दिशा है उसमें परिवर्तन कर पाएगा, इसीलिए इसको ग्लाइड बम कहा जाता है। अब युद्ध अभ्यास हैं, इनको आपको याद रखना है, डेट सहित याद रखना क्योंकि पिछली बार मिलाने के लिए दे दिया गया था। तो ऐसे युद्धाभ्यास जो हाल फिलहाल में हुए हैं, मतलब जनवरी से लेकर जून तक, ये तो अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके साथ ही वो युद्धाभ्यास जो बड़े देशों के साथ हुए, जैसे फ्रांस, जैसे यूएसए, या फिर सिंगापुर, हालांकि बड़ा नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस, यूएसए, सिंगापुर जैसे देशों के साथ वाले युद्धाभ्यास हमें विशेष रूप से याद रखने हैं। तो खान क्वेस्ट, जून से हम लोग पीछे की ओर चलेंगे। खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। आयोजित कहाँ हुआ? उलान बटोर में, 14 से 18 जून। फिर है नोमैडिक एलिफेंट, ये कब आयोजित हुआ? 31 मई से 13 जून, याद रखिएगा। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये भी भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। ये कहें तो जून के शुरुआत में ही स्थापित हुआ, मतलब आयोजित हुआ। कहाँ? उलान बटोर, जो कि मंगोलिया की राजधानी है। तो पहले हुआ नोमैडिक, बाद में हुआ है खान। दोनों जून में ही हुए हैं, ऐसे मान के चलिएगा। 31 मई मतलब जून ही है। शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित हुआ? ये फ्रांस में ही आयोजित हुआ है। शक्ति 18 जून से 1 जुलाई के बीच। अभ्यास डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाला है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। ठीक है, नाम है डस्टलिक। डस्ट मतलब धूल, और धूल कहाँ नहीं है? पुणे में। तो इसका मतलब यह है कि डस्ट वाली जगह पे नहीं आयोजित हुआ डस्टलिक, जैसे राजस्थान में नहीं हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? पुणे में। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। टाइगर ट्रम्फ इम्पॉर्टेंट है। ट्रम्फ मतलब, ट्राइम्फ मतलब ट्रम्प। टाइगर भारत है ही, तो 1 से लेकर 11 अप्रैल तक, 1 से लेकर 11 याद होना चाहिए। कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका में ही आयोजित हुआ है। सॉरी, ये कहाँ आयोजित हुआ है? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में। अच्छे से याद कर लेना इसको। डेजर्ट फ्लैग, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल कहाँ है? यूएई में है, अल दफरा एयरवेज, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। डेजर्ट फ्लैग। इंद्र, भारत और रूस के बीच होने वाला अभ्यास है। 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच हुआ और आयोजन इसका कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। नौसैनिक अभ्यास है तो बंगाल की खाड़ी में हुआ होगा, और कहाँ हुआ होगा? तो इंद्र भी याद रखिएगा। खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच 10 से 23 मार्च के बीच आयोजित हुआ। कहाँ? किर्गिस्तान में। का से किर्गिस्तान और खा से खंजर, और वहीं पर आयोजित हुआ है। धर्म गार्जियन इम्पॉर्टेंट है यार। 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन जापान में ही हुआ है, याद रखिएगा। बोंगो सागर, अच्छा आपको ये तो जरूर ही पता होना चाहिए कि कौन सा अभ्यास किन देशों के बीच होता है, बाकी डेट आप अपने हिसाब से देख लेना। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। कहाँ हुआ होगा? तो बे ऑफ बंगाल में ही हुआ होगा। कटलेस एक्सप्रेस 10 से 21 फरवरी, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इसका। अच्छा, बहुराष्ट्रीय है तो कहाँ हुआ होगा? समंदर में ही हुआ होगा, तो पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में। फिर है वरुण, ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है 19 से 22 मार्च के बीच। इससे पहले हम लोग ऊपर क्या पढ़े? शक्ति, ये थल सेना का अभ्यास है जो कि फ्रांस में ही आयोजित हुआ है। वरुण ये नौसैनिक अभ्यास है, तो कहाँ आयोजित हुआ होगा? अरब सागर या हिंद महासागर में आयोजित हुआ होगा। तो देखते हैं, अरब सागर में आयोजित हुआ है। वरुण, वरुण जल के देवता हैं, भारत में कहे जाते हैं, इसलिए जो वरुण है वो नौसैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच। साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाला अभ्यास है 10 से 23 फरवरी के बीच। महाजन फील्ड फायर रेंज कहाँ है? राजस्थान, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। युद्धाभ्यास जो अमेरिका और भारत के बीच होता है उसका आयोजन भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान, याद रखिएगा। 2 युद्धाभ्यास यहाँ पर आयोजित हुए हैं। हालांकि साइक्लोन 2025 में हुआ है और युद्धाभ्यास सितंबर 2024 में हुआ है। अभ्यास एक्वेरियन, ठीक, फरवरी के पहले सप्ताह में, मतलब पहले कहाँ, मतलब शुरुआत से ही स्टार्ट है, मतलब शुरुआत में ही हुआ है। 2 से 15 फरवरी के बीच भारत और मालदीव के बीच। ये कहाँ हुआ है? मालदीव में आयोजित हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण
सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला अभ्यास है। नए साल की नई किरण कब से शुरू हुई? जनवरी से, 1 जनवरी से। ठीक, नए साल की सूर्य की किरण जनवरी से शुरू हुई। तो सूर्य किरण जो है 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी मान लो, 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच नेपाल में ही आयोजित हुआ। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है, मलेशिया में ही आयोजित हुआ है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ भारत में भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ और हवा में उड़ते हैं। तो ये, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, गरुड़ शक्ति की बात हो रही, गरुड़ नहीं, गरुड़ होता है भारत और फ्रांस के बीच, यहाँ पर गरुड़ शक्ति की बात हो रही है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है ये, और इसका जकार्ता में आयोजन हुआ है। वज्र प्रहार याद रखना है डेट सहित, 2 से 22 नवंबर भारत अमेरिका के बीच। कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका में ही आयोजित हुआ है, इडाहो, याद रखिएगा। बिनवैक्स, बिन मतलब बी का मतलब वियतनाम, इन का मतलब इंडिया, वैक्स मतलब बाइलेटरल एक्सरसाइज, भारत और वियतनाम के बीच होता है और इसका आयोजन हरियाणा में हुआ है, चंडी मंदिर, अम्बाला और चंडी मंदिर। आस्ट्रा हिंद, अब नाम से ही जाहिर है आस्ट्रा और हिंद मतलब इंडिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है, पुणे में आयोजित हुआ है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला अभ्यास है, नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि महाराष्ट्र में है। नसीम अल वहर भारत और ओमान के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान, ठीक है, काजिंद मतलब काजिंद, कजाकिस्तान और इंडिया। सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर और इंडिया, नौसैन्य अभ्यास है। मालाबार इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट एकदम अच्छे से याद रखना, इसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं, 8 से 18 अक्टूबर। तो मालाबार में भी बा है और अक्टूबर में भी बा है, याद रखिएगा। और 8 और 18 ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। और ये संस्करण का होता है 28वां। आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 से 18 अक्टूबर। अल नजाह भारत और ओमान के बीच। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, सितंबर 2024 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। मित्र शक्ति, मित्र वाले 2 ही हैं, एक मित्र मतलब मैत्री जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है, और एक है मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। तो ये मित्र वाले जो 2 अभ्यास हैं, ये दोनों दूसरे देशों में ही आयोजित हुए। तो मित्र शक्ति श्रीलंका में आयोजित हुआ है। तो जुलाई में मैत्री मतलब अकेला है, उसके बाद मित्र शक्ति, उसमें शक्ति भी जुड़ जा रही है, अगले महीने आयोजित हुआ। तो इस तरह से हमने पूरा जो डिफेंस वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।